नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। आज रविवार 17 अगस्त को भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दिल्ली में करीब करीब 1.5 घंटे का मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने तो पूरा देखा, आपने देखा या नहीं पता नहीं, लेकिन देखना चाहिए। भारत के सभी नागरिक को देखना चाहिए। जिसके पास भी साधन है, मोबाइल फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, वो फेसबुक में उनके लिंक हैं, PIB में जाइए और यूट्यूब में भी है और खबरों में तो खैर आएंगी ही, और न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ पोर्टल्स में भी है। जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देखिए लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आरोपों को लेकर और इस प्रहार को लेकर चुनाव आयोग जो है भिन्ना गया। और देखिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर कट बताई गई हैं, नियम और कानून के साथ। ऐसे में सवालों के कटघरे में कौन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को तो देखिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा। और देखिए लगातार वोट चोरी करने और बीजेपी से साठगांठ के आरोपों को लेकर दो टूक में चुनाव आयोग ने आज अपना सख्त अंदाज समूचे देश के सामने रख दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान से अब साफ लग रहा है कि बिना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंसेस के वोट चोरी का आरोप लगाने वाले नेता राहुल गांधी अब कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं या फिर फंस चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी को क्या अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम सुनिएगा, उन्हीं के मुंह से वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करीब करीब 1.5 घंटे चला, उसमें मुख्य बातें क्या क्या हैं वो भी सुनिएगा, इससे तस्वीर साफ होगी। लीजिए सुनिए। मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाने वालों को इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े नियम कानून का आईना दिखा दिया है। बड़ी सरल भाषा में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात जब हम सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तब एक बात तो पक्की है कि हम सभी मानेंगे कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, संविधान बचाने का राग अलाप रहे हैं, और जो खुद लोकसभा में नेता विपक्ष जैसे एक संवैधानिक पद पर है, उन्हें चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया के नियम कानून की ABCD तक मालूम नहीं है। ऐसा साफ होगा। अगर ऐसा होता तो देखिए जहां भी इलेक्शन में धांधली की बात लग रही थी या लगी राहुल गांधी साहब को या फिर उनके साथ में गठबंधन में जो विपक्ष के और दल हैं उनके नेताओं को, तो नियम के मुताबिक जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब कुछ बता रहे हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी बताऊंगा, सुनिएगा। तो नियम के मुताबिक केस फाइल क्यों नहीं की? याद कीजिए पिछले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ अफवाह फैलाई थी, अगर फिर से मोदी सरकार आ गई तो पिछड़ी जातियों के आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे और संविधान भी बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। इस भ्रम का फायदा कांग्रेस और उसके साथी दलों को तो हुआ ही, जबरदस्त हुआ, बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन सरकार फिर से बनी बीजेपी की, NDA की सरकार बन गई और बहुमत के साथ NDA की सरकार बनी, और जब OBC आरक्षण और संविधान बदलने की बात झूठी साबित हो गई, तब हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन का सूपड़ा करीब करीब साफ हो गया। आम जनता को समझ में आ गया कि राहुल गांधी या फिर इंडी गठबंधन के तरफ से जिस तरीके से बवाल मचाया गया था, भ्रम फैलाया गया था, लोगों को गुमराह किया गया था, ये सारी बातें अफवाह थी और आम जनता को समझ में आ गया। ऐसी तस्वीरें साफ आए रिजल्ट्स को देखकर, जो हरियाणा का चुनाव या फिर महाराष्ट्र का चुनाव, ये किसी के पक्ष लेने की बात नहीं है, जो तस्वीरें सामने आ गई उसकी बात कर रहा हूं। देखिए बीजेपी ने बुलडोजर जीत हासिल की, सबने देखा, इन 2 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसलिए वोट चोरी का बिगुल बजाकर जो बवाल मचाया जा रहा है, इसकी हकीकत को हमें समझना होगा, हम सभी देश की जनता को समझना होगा, हमें गुमराह होने से बचना होगा। चुनाव आयोग तो बोल ही रहा है, जो जिन सबूतों के बल पर राहुल गांधी वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उन सबूतों को एफिडेविट फाइल करके केस दर्ज कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और
राहुल गांधी जी के दावे में अगर सच्चाई है तो फिर चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो जाएगा, सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे, ना सबूत दे रहे हैं, सबूत मांग रहा है चुनाव आयोग। आप ही बताइए, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है तो ताल ठोक कर चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। सुनिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सीधे और तीखे सवालों के जवाब में क्या क्या बातें की, बहुत गौर से सुनिएगा, मुख्य बातें इसमें हैं सारी। और कुल मिला के जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आए, वो 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट लिस्ट दी गई थी राजनीतिक पार्टियों को, वो भी दस्तावेज आपको दिए गए हैं जिसमें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने साइन करके ये लिस्ट ली है, जिसमें कहा है कि ये वाले नाम तो आ चुके हैं प्रारूप सूची में और ये वाले नाम नहीं आए हैं। हर जिला प्रेसिडेंट ने उस लिस्ट को सत्यापित किया है 1 अगस्त को और अपने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं। तो ये सूचना और भी लोगों तक पहुंचे, आप तक भी पहुंचे। चुनाव आयोग तो पारदर्शिता का स्वागत करता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इससे अगर कुछ लोग जो छूट गए हों, अगर वो नाम दे पाए, तो चुनाव आयोग का तो नारा है हर पात्र मतदाता को सूची में लाना है और हर अपात्र मतदाता को सूची से हटाना है। तो उस उद्देश्य में ये हमारी मदद कर रहा है। एआई और डीप फेक हमारे लिए वास्तव में चुनौती है। अभी कल किसी एक ट्विटर हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो थी जो कि सत्य से परे, लेकिन इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनाव आयोग तो भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कानून के दायरे में ही रहकर कर सकता है। एक और सवाल आया था कि आखिर चुनाव आयोग पात्रता की जांच क्यों कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता ये कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं। रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या कोई व्यक्ति जो संविधान या किसी कानून के अनुरूप उसको वर्जित किया गया है चुनाव लड़ने के लिए, उनका नाम नहीं आ सकता। तो आर्टिकल 326 जो कि चैप्टर इलेक्शंस के अंदर आता है, जो कि हम यहां पर आपके समक्ष बैठे चुनाव आयोग की एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने के लिए पात्रता की जांच कर रहे हैं। नेक्स्ट 187 विल कम बैक। उसका जवाब मैं दे चुका हूं, शायद आपने, मैं दोबारा बता देता हूं। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास
और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे। 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए? शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इंफॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं है। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से भारत की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि मतदाता सूची एक विषय है और मतदान करना दूसरा विषय है। मतदाता सूची में किसी का नाम गलत आ सकता है, अगर बूथ लेवल ऑफिसर से गलती हुई हो या राजनीतिक दलों ने उस पर ध्यान न दिया हो, तो किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत आ सकता है। शायद ही किसी भी मतदान केंद्र में उस लेवल का परफेक्शन एसआईआर से पहले न रहा हो जहां की इस तरह की त्रुटियां न रही हो। इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग अब हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की है, और उसके साथ साथ उनके दायित्व को उनको समझाना। आपको अंदाज होगा कि कितने बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं इस देश में? 10.5 लाख। तो 10.5 लाख बूथ ऑफिसर्स इस गुणवत्ता के साथ काम करें, प्रयत्न पूरा होता है, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं। अब वो गलतियां सुधारी कैसे जाएं? तो उन गलतियों को सुधारने के लिए ही चुनाव आयोग ने जिन जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी है उन दलों को ही यह अधिकार दिया है कि आपके जिला अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट्स को नामित कर सकते हैं, और वो उनको सूची भी दी जाएगी और वो उसको शुद्ध भी कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट्स भी उसी बूथ में रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, मतदाता की, बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के पास जो डेपुटेशन पर अधिकारी है उसकी, और राजनीतिक दलों की। तो मतदाता सूची को शुद्ध करना, जिस पर हम आगे अब एसआईआर के साथ बढ़ रहे हैं, तो साझी जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार में चूंकि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बूथ लेवल एजेंट्स और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर ही काम किया, उसकी कॉपीज मैंने आपको दी हैं कि जो लोग मृत पाए गए, जो लोग स्थानांतरित पाए गए, जिन लोगों के 2 जगह मतदाता सूची में नाम है, वो सभी ने मिलकर सत्यापित किए हुए हैं। तो शायद इसीलिए जब 1 अगस्त के बाद हमारी डेली बुलेटिन आनी शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो क्या इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रारूप सूची एकदम शुद्ध है, जो कि चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 सितंबर तक हम समय देते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं, आइए सब लोग आइए इसको शुद्ध करते हैं। 15 दिन अभी बाकी हैं। 1 सितंबर के बाद अगर उसी तरह के आरोप लगने शुरू हुए तो जिम्मेदार कौन? हर मान्यता प्राप्त दल को अभी भी 15 दिन बाकी हैं। अगर आपको अंदाज हो तो
1.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स हैं। बूथ लेवल ऑफिसर तो सिर्फ जब हम लोगों ने किया था तो 77,000 थे, उसके आधे थे। हम लोगों ने ये काम 20 दिन में समाप्त कर दिया था। तो मतदाता सूची का गहन परीक्षण, एक एक नाम के आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि सभी 12 राजनीतिक दल, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों चाहे वो स्टेट पार्टीज के हों, अभी भी समय रहते 1 सितंबर से पहले इसमें गलतियां बताएं। चुनाव आयोग सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन 1 सितंबर के बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद वही दौर शुरू हो जाता है कि मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए यह कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में यह नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान 2 अलग विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग ही देखा जाता है। दोनों के कानून भी अलग हैं। मतदाता सूची का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 और मतदान करने का कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के लोग अलग हैं, और दोनों चीजों को जुड़ा के ऐसा भ्रम फैलाना कि अगर मतदाता सूची में कोई ऐसी चीज है, जैसे एक विषय आया था, किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। इसी तरीके से जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों?
क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। इन अनिवार्यताओं के तहत ही आपका वोट बनता है। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? आज भी आपके मीडिया में चल रहा है, जितने नाम लिए गए सब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया होता तो हमारी साख गिरती कि बढ़ती? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो। बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं।
हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि ये गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। देखिए, फर्जी वोटिंग को लेकर राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी के अनुराग ठाकुर या दूसरे नेता, भारत की जनता में भ्रम फैलाने से बाज आना चाहिए सबको। पहले तो ऐसे आरोप लगाने वालों को चाहिए कि जिस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है, उस बात के नियम कानून को पढ़ लें। देखिए, राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि जब कर्नाटक में, झारखंड में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस या उनका गठबंधन बुलडोजर जीत हासिल करती है, तब उन राज्यों में अपनी जीत पर फर्जी वोट का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? और जहां हारती है वहां बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के आरोप, जबरदस्त आरोप। देखिए, ये तनातनी अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि कानून बनाम कंफ्यूजन की जंग बन चुकी है। कंफ्यूजन क्या? नियम कानून की अगर जानकारी नहीं है तो खुद तो कंफ्यूज हैं और लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने शुरुआत की है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वही तो राहुल जी चाहते हैं, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष, कि एक वोट एक नागरिक अपना वोट दे और सब सच्चाई हो, सच हो। तो यही तो SIR कर रहा है, इस पे भी बवाल किए हुए हैं। और देखिए, इस जंग के निशाने पर अब चुनाव आयोग ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कर दिया है कि इस जंग के निशाने में सीधे सीधे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी खड़े हैं, जो विपक्ष के नेता है, यानी संवैधानिक पद पर हैं। उन्हें संवैधानिक पद की गरिमा भी जाननी चाहिए और संवैधानिक बातों को भी जानना चाहिए कि कौन वोट डाल सकता है, वोटिंग की प्रक्रिया क्या है और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इन सभी बातों को जानना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। बहरहाल, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि अगर राहुल गांधी ने 7 दिन के भीतर एफिडेविट फाइल नहीं की या आरोपों को लेकर देश से माफी नहीं मांगी, जिस तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ज्ञानेश कुमार ने, तब चुनाव आयोग क्या करेगा? वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के रुख पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।